नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज हम फिर ख़ास तौर से बात करेंगे CAA NRC NPR के ताल्लुक़ से, चूँकि हम लगातार इस मौजू पर बने हुए हैं और आपको इससे जुड़े तमाम ख़बरें, तमाम अलर्ट्स और अपडेट कर रहे हैं लगातार अपने एपिसोड में। इसको लेकर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, कब पार्लियामेंट में इसके बारे में हुकूमत ने क्या कहा, कब ये कहा गया कि NRC को लेकर फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है, कब ये कहा गया कि NRC और NPR का आपस में लिंक नहीं है, कब अपोजिशन जमातों ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि NPR और NRC का पूरा गहरा ताल्लुक है, और इसको लेकर कहां कहां पर एहतजाज हो रहे हैं। मुल्क में दिल्ली के साथ साथ कितने और शाहीन बाग बन चुके हैं, शाहीन बाग पर किस तरह से निशाना साधा जाता रहा है, ये तमाम पहलू हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज एक खास पहलू ये भी है कि सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी, गैर ममालिक में भी, गैर मुल्कों में भी इसको लेकर एहतजाज हो रहे हैं। और उसमें सबसे अहम है यूरोपियन काउंसिल के बारे में आपको हमने बताया था कि इस यूरोपियन काउंसिल में बाज़ाब्ता इसको जो है इसको लेकर एक करारदाद पेश किया गया है, उस पर अभी वोटिंग नहीं हुई है। उसी के साथ साथ अमेरिका के जो सिटी काउंसिल है, सबसे बड़े सिटी काउंसिल सिएटल में CAA के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हो चुका है। और अब ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका के ही एक और रियासत मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल में भी इसको लेकर यानी CAA के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हो चुकी है। तो इस पर ही हम खास तौर से आज गुफ्तगू करेंगे कि CAA को लेकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल क्या है और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, शाहीन बाग के लोग अब क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं और किस तरह से अब ये मुल्क के तमाम रियासतों में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी अपनी आवाज़ बुलंद करता जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि तेलंगाना हुकूमत ने किस तरह का एक जियो इशू किया है और इस जियो में यानी गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या बातें शामिल हैं। जनसंख्या यानी मरदमशुमारी के ताल्लुक से ये जियो है, तो क्या ये जियो NPR में जो खदशात खड़े किए जा रहे थे कुछ इजाफी सवालात को लेकर, क्या उसमें वो शामिल हैं या नहीं हैं, इस पर भी हम खास तौर से रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम दिल्ली से और अनीसुर रहमान हैदराबाद से। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आपको हम आज की 8 अहम खबरें दिखाना चाहते हैं तस्वीरों के जरिए से कि आज की 8 अहम खबरें क्या हैं। तो ये आज की 8 अहम खबरें हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो सबसे पहली खबर आप देख रहे हैं वो है मुंबई के अंधेरी में आग लगने की। यह खबर है, मुंबई के अंधेरी में आग लगी जिसको लेकर काफ़ी अफरा तफरी भी मची। अंधेरी ईस्ट के रोल्टा कंपनी की इमारत में आग लगी और सर्वर रूम से ये आग शुरू हुई। IIT की इमारत है ये और उसमें ये आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है और 60 से 70 फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर मौजूद है। लगातार कोशिश रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। तो ये एक अहम खबर थी। दूसरी अहम खबर है दिल्ली में जिस तरह से शानदार जीत अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है। और अरविंद केजरीवाल ने, याद है आपको, उन्होंने कहा था जब जीत के बाद पहली बार वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आए थे और आवाम से खिताब किया था, उन्होंने दिल्ली की आवाम का शुक्रिया अदा किया था। यहां तक कि कहा था कि आई लव यू दिल्ली। ये ऐसे अल्फाज थे जो आमतौर से किसी लीडर की जुबान से कभी सुनने को मिलते हैं, चूंकि माहौल ऐसा हुआ था कि लीडर की जुबान जहरीली होती जा रही थी। लेकिन केजरीवाल ने कहा था आई लव यू दिल्ली, और उसी को आगे वो साबित करते हुए जो खबर है उसके मुताबिक कल हमने आपको बताई थी ये खबर, अब वो खबर पक्की हो चुकी है कि जब अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल हो रहे होंगे, हलफ उठा रहे होंगे, उस तकरीब में किसी भी दूसरे रियासत के किसी वजीर आला को मदऊ नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह बताई जा रही है, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की आवाम ने उन्हें चुना है, तो सबसे बड़ी जो VIP है वो दिल्ली की आवाम है। तो ये दिल्ली की आवाम ही मौजूद होगी और कोई मौजूद नहीं होगा। इसका कोई और मतलब ना निकाला जाए, बल्कि दिल्ली की आवाम को अरविंद केजरीवाल वो पूरा का पूरा एजाज और सम्मान देना चाहते हैं इस हलफ बर्दारी तकरीब के लिए। तीसरी तस्वीर
जो आप देख रहे हैं वो है दागी लीडरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जी हां, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर काफी सख्त रुख अख्तियार कर रहा है कि कैसे सियासत में जो क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है उससे सियासत को पाक किया जा सके। कैसे दागदार लीडर उम्मीदवार बनते हैं, फिर वो चुने भी जाते हैं, वो फिर असेंबलियों में पहुंच जाते हैं या पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्ती दिखाई है और सियासी पार्टियों से यह कहा है कि जो आपके उम्मीदवार होंगे उन आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप मकामी अखबार में और एक कौमी अखबार में उनकी पूरी डिटेल्स यानी उनके क्राइम की जो डिटेल्स वो डाले जाएं और भी कई इकदाम इसके बारे में किए जा सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को सख्त होना होगा, उसे कार्रवाई करने की हद तक जाना होगा। इसको लेकर जो पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस या दूसरी तमाम पार्टियां, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मौजूदा एमपीज हैं खास सबसे बड़ी पार्टी के, उसमें से 40 से ज्यादा ऐसे जो लीडर्स हैं जिन पर किसी न किसी जुर्म का दाग है। तो ये खबर काफी अहम है। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के उस कॉलेज की तस्वीर है। जी हां, आपको याद होगा कि ये मामला है 6 फरवरी का, जब दिल्ली के गर्ल्स कॉलेज में जब वहां पर सालाना एक फेस्ट मनाया जा रहा था कॉलेज में, उसमें अचानक उसी कुछ दूरी पर सीएए प्रो यानी सीए की हिमायत में एक रैली हो रही थी और उस रैली में से कुछ लोग अचानक कॉलेज में घुस जाते हैं और वो वहां के तालिबात के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। इसको लेकर 2-3 दिनों तक खबरें नहीं आ पाई थी, लेकिन उसके बाद जब ये खबर आई, दिल्ली के कॉलेज के तालिबान ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर उस खबर को उजागर किया। उसके बाद इसमें खबर यह है कि कई मुलजिमीन की सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल में आई है और उनमें से कईयों को अदालती तहवील में भी भेज दिया गया है। लेकिन अब भी कई मुलजिमीन की शनाख्त होनी बाकी है, उनकी धरपकड़ होना बाकी है। तो यह इस मामले में एक अहम खबर है। 14 दिनों के अदालती तहवील में मुलजिमीन रहेंगे। कॉलेज में सकाफती प्रोग्राम के दौरान यह हंगामा हुआ था और तालिबात ने जिनसी छेड़खानी का इल्जाम लगाया था। और उसके बाद जो खबर है वो आप देखिए नीचे दाहिनी तरफ, पहली खबर वो है कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस को लेकर पूरे मुल्क में एक जो है एक हलचल सी मची हुई है और न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में, चूंकि दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस के मरीज पाए जा रहे हैं। सबसे शुरुआत जो पहले हुई वो चीन से हुई। चीन के वुहान में इसके सबसे पहले जो है मरीज पाए गए और अभी जो ऑफिशियल तादाद है चीन के हवाले से वो ये है कि 1000 से अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस के जद में आने की वजह कर। और इसी बीच खबर यह है कि जापान में 2 भारतीयों में कोरोना वायरस पाए जाने की, कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई है। यह खबर जापान में 2 भारतीयों में है। इस ताल्लुक से खबर काफ़ी अहम हो जाती है। हिंदुस्तान में भी केरल में ऐसे मामले सामने आए थे, लेकिन फिर समझाया गया कि उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अलर्ट हर जगह जारी है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये छठी खबर जो है वो है अजमेर से। अजमेर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ। और ये तस्वीर आप अजमेर की देख रहे हैं। अजमेर में अब भी वहां पर खवातीन और मर्द लगातार आ रहे हैं, सड़कों पर धरने दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। और इसमें किसी एक खास मजहब या कमेटी की खवातीन नहीं है, बल्कि तमाम मजहब से, तमाम कम्युनिटी से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। लखनऊ के घंटा घर की आप तस्वीर देखिए, लखनऊ में भी जारी है एहतजाज। हालांकि यूपी पुलिस पर कई तरह के सवाल इस बीच उठे हैं कि यूपी पुलिस जो है वो अब जो है वो गैर जानिबदाराना तौर पर काम कर रही है। और कई बार लखनऊ घंटा घर के ताल्लुक से भी खबरें आई और दूसरे अजला से भी खबरें आई कि यूपी पुलिस का रवैया जो है बिल्कुल वो शर्मनाक है। लेकिन वहां पर खवातीन ने अब भी अपना धरना नहीं छोड़ा है और उनका कहना है कि जब तक सीए जैसा कानून वापस नहीं होता वो धरना जारी रखेंगी। और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये है सीएए पर जेल भरो आंदोलन। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद की आखिरी तस्वीर, यानी नीचे की सबसे आखिरी तस्वीर, दाहिनी तरफ से सबसे आखिरी तस्वीर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीर है, जहां पर लगातार सीए के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, तहरीक हो रही है। और आज वहां पर जेल भरो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया है आज से। तो ये है सीए को लेकर तमाम खबरें और बाकी अहम खबरें भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी जगहों पर ही सीए के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, बल्कि कई जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन हमने आपको फिलहाल ये दिखाया है। उसके बाद हम आपको अब सीधे हम चलते हैं दिल्ली अपने नुमाइंदे खुर्रम के पास। खुर्रम, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? मेरा सवाल सीधा ये है कि लगातार
सीएए और एनआरसी एनपीआर के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, इसका एपी सेंटर हम कह सकते हैं कि वो दिल्ली है। दिल्ली का जामिया मिलिया और उसके बाद शाहीन बाग है। हालांकि ये इसके खिलाफ एहतजाज जो बुलंद हुआ था वो जामिया और एएमयू से बुलंद हुआ था, उसके बाद पे जेएनयू और भी शामिल हो गया। लेकिन शाहीन बाग जो इसका एपी सेंटर माना जा रहा है, ये कहा जा रहा था जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके तरफ से या दूसरी तमाम पार्टियों की तरफ से इलेक्शन के दौरान कि ये सिर्फ जो है वो इलेक्शन के मद्देनजर ये सारा ड्रामा रचा गया, इलेक्शन खत्म होते ही ये चीजें खत्म हो जाएंगी। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या वाकई इलेक्शन से लिंक था या उसके बाद भी लगातार इसको लेकर धरना जारी है और ये कब तक जारी रहेगा? खुर्रम। देखिए विशाल, जहाँ तक कि इंतखाबी मौज़ूआत का ताल्लुक़ है कि शाहीन बाग एक सियासी शगुफ़ा है और ये इलेक्शन तक चलेगा, तो तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। ये मेरे साथ जो सारे तमाम लोग खड़े हुए हैं ये इसी शाहीन बाग में है और उसी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में ये सारे लोग शामिल हैं। यहाँ से आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये तमाम जो लोग दिखाई देंगे। ये शाहीन बाग का ही मंजर है कि हमेशा यहाँ पर भले ही इलेक्शन गुजर गया हो, हमने देखा था कि शाहीन बाग जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, यानी किसी ने कोई बात नहीं की थी, ये कोई जश्न नहीं बनाया गया, बल्कि ये कहा गया, एक कहने की कोशिश की गई कि हम खामोश हैं। बहरहाल दिल्ली के आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। 62 और 8 का एक फैसला था, लेकिन आप देखेंगे कि शाहीन बाग की तस्वीर जो है वो बिल्कुल नहीं बदली है और अभी प्रोटेस्ट जारी है। मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर विशाल आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कल का दिन काफ़ी अहम हो जाता है। आप देखेंगे ये गुब्बारे हैं और ये खुशी की अलामत होते हैं। ये हमारे देश का तिरंगा बनाने की कोशिश है और उसमें एक मैसेज देने की कोशिश है। दरअसल ये जो गुब्बारे हैं, ये जो तिरंगा बनाया जा रहा है, ये कल वैलेंटाइन डे है, उसके लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से एक गिफ्ट रवाना किया जा रहा है कि आप हमसे मिलने आइए, हमारा गिफ्ट लीजिए। यानी कि आपने जो कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था आई लव यू, तो यहाँ के लोग भी प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म को आई लव यू बोल रहे हैं, सरकार को आई लव यू बोल रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमसे आइए, बात कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, यानी कि दूरी कोई नहीं है, फिक्र की कोई दूरी नहीं है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं और ये क्यों है यहाँ पर, कब तक चलेगा, मैं ज़रूर इनसे पूछूंगा। मिसाल आप लोग यहाँ पर लगातार हैं, कहा गया था कि इंतखाबात के बाद, दिल्ली में इंतखाब के बाद ये सियासी शगुफ़ा है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्रोटेस्ट है वो अब भी जारी है। खुर्रम भाई, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि मोदी जी, आप भारत माता की जय बोलते हैं हर स्पीच में, सबसे पहले आपकी भारत माता की जय का नारा होता है और बाद में भी होता है। मेरी आपसे गुजारिश है, उसी भारत माता के बच्चे पिछले 2 महीनों से लाखों की तादादों पे रोड पर बैठे हैं। किसी भी माता के बच्चों पर आप जुल्म करोगे, उनके आंसू नहीं दिखते आपको, उनकी आह सुनाई नहीं देती, तो आपको भारत माता की जय कहने का अधिकार नहीं है। अगर उनके दिल की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही तो आपका देश का प्रधानमंत्री कहलाने का अधिकार नहीं है। ये लोग पिछले 2 महीनों से खामोशी से अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और आप मगरूरियत में इनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। एक बात बताइए, कब तक ये चलेगा, कि कब तक चलेगा? जब तक प्रशासन या केंद्र का कोई आके हमें आश्वासन नहीं देता, एनपीआर लागू नहीं होगा, तब तक ये चालू रहेगा और हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। भले ही आप हमें जेलों में उठा के डाल दो, हम यहाँ से खामोशी का मुजाहरा करते हुए यहीं प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर हैं और कहा जाता है कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। वाकई आपको कपड़ों से पहचाना जा सकता है, बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ मोदी जी अच्छे से पहचानिए। ये एक नहीं 1.25 लाख है और ऐसे ही 1.25 लाख नहीं, यहाँ पर करोड़ों सिख हैं यहाँ पर, जो आपके ये काले कानून के विरोध में हम सभी भाईचारे मिलकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी कास्ट बेस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार आकर तो देखिए, जो ये कहते हैं ना यहाँ पर ये है वो है, उनको अच्छे से पता चल जाएगा असली हिंदुस्तानी यहाँ पर बैठा हुआ है इस काले कानून के खिलाफ में। मोदी जी, आप जो सीए काला कानून लेकर आए हैं ना, इसको पूरी भारत की जनता ने पहचान लिया है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मोदी जी को गिफ्ट भेजने वाले हैं। आप हमें बताइए क्या गिफ्ट आप लोग भेज रहे हैं? पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बताइए, आप बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा
कि केजरीवाल जी से मैं कहूँगा कि सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपने हैट्रिक लगाई यहाँ पे, ठीक है। 62 सीटों का मैंडेट आज दिल्ली ने आपको दिया है। अगर उसका एक रीज़न अगर डेवलपमेंट है तो उसका दूसरा रीज़न ये भी है, CA, NRC, NPR के अगेंस्ट में आपको वोट पड़ा हुआ है। और सर अब आप हमारी आवाज़ बनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप दबाव बनाइए। 60 दिन से ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं, आप भी नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि हम यहाँ तक कब तक बैठे रहेंगे, ठीक है। वैलेंटाइन डे बताइए, वैलेंटाइन डे। मैं पहले अपनी दोस्त के बात को कंडेम करता हूँ। यहाँ जो मुद्दा है, आप सबको हम बता दें कि इलेक्शन का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। पहले आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। केजरीवाल जी क्या करते हैं नहीं करते हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, PM से है और हमेशा रहेगी। यहाँ वो 62 सीट लाए, 72 सीट लाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ CA वापस लेने का है, आप इस बात को जान लें। दूसरा, ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जा रहा है, ये एक संदेश, प्यार का संदेश PM को भेजा जा रहा है कि आज हम 60 डेज से आपके पास हैं, हमने भी आपको वोट दिया, हम भी देश के वासी हैं, तो हम एक प्यार का संदेश दे रहे हैं कि कम से कम उस प्यार के लिए तो आप हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, एक बीच का रास्ता तो निकले। और बीच का रास्ता यही है कि आप CA को वापस लीजिए। खुर्रम, इनसे एक सवाल कीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं हिंदुस्तान, लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका में अब दूसरा सिटी काउंसिल यानी सिएटल के बाद कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल में CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है। तो इन खबरों से इन्हें कितना हौसला मिलता है? बिल्कुल विशाल, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भारत में आने वाले हैं, हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन अब कैम्ब्रिज में पहले सिटी काउंसिल में हुआ था, सेंट्रल में हुआ था, और अब कैम्ब्रिज में CA के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है, तजवीज़ मंजूर हुई है। तो इसको आपको कितना हौसला मिलता है, क्योंकि अमेरिका के सदर यहाँ पर आ रहे हैं? जी सर, जैसा कि आपने यहाँ के एहतजाज के बारे में सवाल किया कि एहतजाज कब हटेगा, तो सर देखिए, हम गद्दार हैं। यहाँ की हुकूमत ने या यहाँ की BJP सरकार ने हमको गद्दार साबित कर दिया है, हम यहाँ के हकीर हैं। इसलिए 2 महीने से यहाँ की सरकार ने हमसे बातचीत अभी तक नहीं की है। तो मेरा हमारे वज़ीर आज़म से और हमारे वज़ीर दाखिला से बहुत ही मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि अगर इस एहतजाज को अगर हटाना है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक की आप बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, तो इस एहतजाज को ख़त्म करने का एक ही नुस्खा है कि आप यहाँ शाहीन बाग में जो छोटी सी कौम है यहाँ पे रहने वाले, ऊपर इस सर्जिकल स्ट्राइक करके इसको ख़त्म कर दीजिए। ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप एक तो आप बात नहीं करते हैं यहाँ से लोगों के लिए, और उसके बाद में हमें गद्दार और हमें यहाँ के लोगों को हकीर समझ रहे हैं। तो देखिए विशाल, ये दर्द है जो लगातार यहाँ के लोगों के सीने में उठता है। जी, क्या करें? मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ, और शाहीन बाग की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर जितनी बड़ी बड़ी सिटी है, कम से कम 10 बड़ी सिटी में अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है NCR के खिलाफ से, NRC के खिलाफ। तो हमारा भाजपा गवर्नमेंट से और नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट है कि आपने जो रिलीजियस बेस जो NRC और CAA का जो रेगुलेशन डाला है, तो उसको ये कैंसिल किया जाए, और जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, बस उसके साथ हम एग्री है, ना कि आपने जो नया लॉज पास करा उसके साथ। तो हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, सिख, ईसाई, ST, SC, OBC सबकी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस काले कानून को हटाए, और जो एज यूजुअल जो पहले का जो कानून था उसको ये चलने दें। चलिए खुर्रम, मैं थोड़ा आपको थोड़ी देर अभी रोकना चाहूंगा। मैं रुख करूंगा हैदराबाद, अनीसुर रहमान का हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं। दरअसल हैदराबाद में जो तेलंगाना हुकूमत है, तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं, और 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मरदमशुमारी की जाएगी। मरदमशुमारी के लिए 31 सवाल मुरतब किए गए हैं, जिनका जवाब देना लाजमी है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या ये 31 सवाल में वो सवाल भी शामिल हैं जो NPR को लेकर उठ रहे थे कि ये NPR पहले वाले के जैसा NPR नहीं है। पहले वाले के NPR में किसी के वालिद का नाम, वालिदा का नाम, उनके जाए पैदाइश और कब पैदाइश हुई थी उसका नाम शामिल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर एक कंफ्यूजन है। क्या एक तरफ एहतजाज चल रहा है, क्या दूसरी तरफ एक पैरेलल लाइन भी चल रही है कि उसे हर हाल में लागू भी कर देना है? इसकी हकीकत क्या है? आप सीधे रुख करते हैं अपने नुमाइंदे अनीसुर रहमान का, हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद है। अनीस, क्या खबर इस ताल्लुक से? देखिए विशाल, मुल्क भर में शहरियत क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। उस माहौल में हुकूमत तेलंगाना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये परसों शाम में जारी हुआ है, और इसके मुताबिक जो मरकज़ी हुकूमत का नोटिफिकेशन है सेंसस 2021 के बारे में,
उसी के रेफरेंस से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि 31 सवालात जो है पूछे जाएंगे। उस सिलसिले में गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको तैयार रहने की हिदायत दी गई है। और ये भी पता चलता है कि हुकूमत जो है जो बार बार कह रही है कि वो CAA और NRC के ख़िलाफ़ है, तो ये जो है इससे ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि इसमें कहीं भी जो है CAA या NPR का जिक्र नहीं है। मेरे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए एक क़ानूनदान हैं इफ्तिखार साहब, जिनका ताल्लुक़ TRS से भी है। इफ्तिखार साहब, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पर इस माहौल में कि एक किस्म का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये एक बैकडोर से NPR को जो है वो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट लागू करने की कोशिश है। जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हुकूमत तेलंगाना ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहीं भी NPR का जिक्र नहीं है। ये जो सेंसस एक्ट 1948 है उसके तहत ये जारी किया गया है, जिसके अंदर 31 सवालात पूछे जाएंगे। एन्यूमरेटर जब जाएगा हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए तो उनसे 31 सवाल पूछे जाएंगे और ये तमाम सवालात समाजी और माशी हालात के ऊपर होंगे कि एक ख़ानदान के अंदर उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उनके हालात कैसे हैं, उनके इनकम सोर्सेज क्या हैं, पक्का मकान है या नहीं है, वालिद की जाए पैदाइश और वो कहाँ का पैदा हुई, ये सवाल शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका ताल्लुक जो है ना तो NPR से है, ना तो जो है CAA से है, ना तो जो NRC से है। और KCR ने जो ये इफ्तिखार साहब, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये 2010 के सेंसस के नोटिफिकेशन से किस तरह मुख्तलिफ है? क्या इसमें वालिदैन से भी मुतालिक सवालात होंगे, उनकी जाए पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से भी, जिसके बारे में शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है, उसके बारे में भी जो है कुछ हिदायत दी गई हैं? तमाम तेलंगाना के जो 5 करोड़ आवाम है उनसे कहीं भी, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, ये 31 सवालात के अंदर कहीं भी उनके वालिदैन के बारे में, उनकी पैदाइश के बारे में या डेट ऑफ बर्थ के बारे में कहीं भी नहीं पूछा गया है। और पूरे तेलंगाना के किसी से भी, किसी भी हाउस होल्ड से, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, उससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। और KCR साहब ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला, ये एक मैं समझता हूँ कि मिसाल है और बीजेपी के लिए भी जो है ये और मशले रहा है कि अगर वो उनकी नीयत साफ है, अगर वो बार बार ये जो मरकज़ी वज़रा या बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं पूछेंगे, हम डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, अगर वाकई आप नेक नीयत हैं तो इस जियो को सारे हिंदुस्तान के अंदर लागू कीजिए। यही 31 सवालात को मशले राह बना के आप हिंदुस्तान के इफ्तिखार साहब, ये जियो परसों, ये जो नोटिफिकेशन है परसों शाम में जारी हुआ था। परसों शाम से लगातार कोशिश है कि आला अफसरान या जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात की जाए, लेकिन कोई भी वाज़े तौर पर इसकी तस्दीक करने को तैयार नहीं है कि इसका कोई NPR से या किसी दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ है या ये महज एक सेंसस की कार्रवाई है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंसस की कार्रवाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर तेलंगाना अलहदा हुआ तो 2014 में भी यहाँ पर जामे घर घर सर्वे के नाम पर एक इंटेंसिव हाउस होल्ड सर्वे बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो इनका दावा है कि ये सिर्फ सेंसस है, इसका NPR से कोई ताल्लुक नहीं है, आगे इस पर गौर करना होगा, देखना होगा कि ये इसकी लाइनें आगे किस तरफ बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपको हम ये बता दें कि दिल्ली इलेक्शन के ताल्लुक से ये लगातार खबर थी कि इलेक्शन को लेकर ही बहुत सारे ऐसे माहौल बन रहे हैं, इलेक्शन खत्म होते के साथ तमाम माहौल जो है वो एहतजाज का रुक जाएगा। मैं आपको लखनऊ की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि लखनऊ में जो घंटा घर पे एहतजाज चल रहा था उसकी सूरत हाल अब क्या है, क्या वो एहतजाज जो है थोड़ा मांद पड़ गया है, उससे मजीद शिद्दत आगे। एक रिपोर्ट देखिए कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बिहार की बारी है। दिल्ली तो इस बार है, अगला कदम तो बिहार है। सब जुमले बेकार गए, रिंकिया के पापा हार गए। जी हाँ, ये वो नारे हैं जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतायज और आपकी कामयाबी के बाद इस मुजाहरे का हिस्सा बने हैं। हालांकि ये एहतजाज गुज़िश्ता 25 रोज से जारी है, लेकिन इलेक्शन के नतायज के बाद खवातीन का जोश व खरोश देखने लायक है। मुजाहिरीन की तादाद में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। एहतजाज कर रही खवातीन आम आदमी पार्टी की कामयाबी को इंसानियत की जीत और नफरत की हार से ताबीर कर रही हैं। दिल्ली के नतायज आने के बाद माहौल दोनों तरफ से बदल गया है।
अभी आपने सुना होगा कि एक साहब ने कहा है कि बुर्का पहनने वाली जो हैं वो राक्षस ख़ानदान से हैं, वो मुंह ढाके रहती हैं। तो इसी के ऊपर मैं एक मुहावरा कहना चाहूँगी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आदमी जीत नहीं पाता है तो वो इसी तरीके के उल्टे सीधे काम करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। और जाहिर सी बात है कि हमको हक़ है, हमारी माँ बहनें दिल्ली में शाहीन बाग में उन्होंने इतना जुल्म और तशद्दुद सहा है, जामिया की लड़कियों ने और लड़कों ने, और शाहीन बाग में हमारी बुज़ुर्ग औरतों ने। इस 2020 जबकि ये शायद 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड थी, इस ठंड में उन्होंने बैठ करके ये साबित कर दिया कि हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है। पहले पुलिस का शिकंजा बहुत कसा हुआ था, और जब से दिल्ली का रिजल्ट आया, जैसे कि उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने, ऐसा जोर का बटन दबाना, वो एक अलग बात है कि ऐसा जोर का बटन दबा कि झाड़ू लग गया। यही कहेंगे कि जो जनता ने दिखा दिया, उनको जो चाहिए, तो जो चीज़ जनता को चाहिए वो चीज़ मतलब वही सामने आई है। हम लोग को यहाँ पे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के अब हम लोग को जो काम चाहिए। अब लोग मजहबी बुनियादों पर की जाने वाली सियासत से बेजार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और उन मुस्बत सियासी रवैयों की तरफ लौटना चाहते हैं जो कि अवाम के बुनियादी मसाइल को हल कर सकें। साथ ही कौम और मुल्क को जमहूरी और दस्तूरी कदरों पर इस्तेमाल करके इन कदरों को यकीनी बना सकें जो कि एक सेकुलर मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट।